मेरे से मेरे सब्सक्राइबर ने एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड मुझे होल्ड करना है पूरी जिंदगी के लिए, वो म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा अल्फा लेके आए स्मॉल कैप के बराबर, लेकिन जो रिस्क हो वो स्मॉल कैप से कम हो, और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड मुझे चूज करना पूरी लाइफ के लिए। सो अंडर परफॉर्मेंस का डर भी मुझे वहां पे नहीं चाहिए। इसी के साथ वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी से वो म्यूचुअल फंड होना चाहिए, मुझे और किसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए। और जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मेरा दिमाग घूम गया कि स्मॉल कैप से कम रिस्क और स्मॉल कैप के बराबर के रिटर्न्स, ये होना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? हम सब इसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब मैंने यहां पे रिसर्च करनी शुरू करी तो कुछ ऐसा डेटा मिला मुझे जो देख करके मैं भी हैरान था, और जो हमें अभी तक समझाया गया है ये एक्चुअली इसका उल्टा है। और सच्चाई क्या है कि स्मॉल कैप से बेटर म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं देखते। तो अगर एक म्यूचुअल फंड पूरी लाइफ के लिए होल्ड करना है तो वो कौन सा होगा, ये जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज अभी सब्सक्राइब मत करना, पहले रिसर्च देखो, उसके बाद पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आया क्यों और इससे एक्चुअली दिमाग घुमा क्यों। अभी तक अगर हम म्यूचुअल फंड को चूज करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या है, हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अगर लार्ज कैप है तो लो रिस्क होगा और लो रिटर्न्स होंगे, रिलेटिवली लो रिस्क होगा, क्योंकि इक्विटी में बाय डिफॉल्ट रिस्क होता है, तो लार्ज कैप में कम रिस्क होता है। मिड कैप में मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स होते हैं, और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होते हैं। और हम सब जब अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो इसी चीज को दिमाग में रखे करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। सच क्या है अब जानते हैं, और इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ और कैसे एनहांस करेंगे ये भी बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखते रहना। तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क कि हमारा बाजार सबसे ज्यादा कब गिरा है लास्ट 20 साल में। 2008 से 2009 के बीच में जो हमारा निफ्टी 50 है वो 59% गिरा है, 72% निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है, 73% निफ्टी मिड कैप 150 गिरा है, और 76% निफ्टी स्मॉल कैप 250 गिरा है। इसी का उल्टा लास्ट 20 साल में एनुअलाइज रिटर्न कितने मिले हैं? 14% के एनुअलाइज रिटर्न मिले हैं हमें निफ्टी 50 में पास्ट में, निफ्टी नेक्स्ट 15 में 15.7% के, मिड कैप में 16.9% के, और स्मॉल कैप में 15.1% के रिटर्न मिले हैं लास्ट 20 साल में। जब मैंने ये डेटा देखा तो मेरा दिमाग घूमा, एक्चुअली 20 साल में मिड कैप ने स्मॉल कैप को बीट किया है, क्या ये सच है? अब जब ये चीज समझ आई तो मेरा दिमाग और घूमा कि एक्चुअली क्या मिड कैप बेटर है स्मॉल कैप से। इसके लिए मैं और डीप गया। जब मैंने इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस निकाला जो हमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने दिया है, निफ्टी 50 ने हमें लास्ट एक साल में माइनस के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -11%, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने -5%, निफ्टी स्मॉल कैप ने -8%, निफ्टी 500 TRI ने हमें दिया है -5%। तो सबसे कम जो इंडेक्स गिरा है वो निफ्टी 50 है, और उसके बाद निफ्टी मिड कैप। अगर हम 3 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 का 14% रहा है, 5 साल का 17.8% के एनुअलाइज रिटर्न मिले हैं, 150 मतलब मिड कैप के 22.5% के रिटर्न मिले हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के 22.7% से एनुअलाइज रिटर्न मिले हैं, और 500 के 16%। तो एक और चीज, जो रिटर्न्स बने लास्ट 3 साल में वहां पर भी जो मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। सेम चीज जब मैं इसको और आगे लिख करके गया, मतलब 3 साल की जगह फिर मैंने 5 साल देखा, फिर 10 साल देखा, फिर 15 साल देखा, और हर साल में मुझे एक पैटर्न देखने को मिला जहां पे मिड कैप 27.5% के CAGR से रिटर्न दे रहा है 5 साल में, स्मॉल कैप 28.2%, फिर 18% से लास्ट 10 साल में 15% स्मॉल कैप। यहां पे स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म करा है। मिड कैप ने 15.5% के CAGR से रिटर्न दिए है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 13% के रिटर्न। आज तक हमें क्या सिखाया गया है? हाई रिस्क मतलब हाई रिवॉर्ड, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? हाई रिस्क पर लो रिवॉर्ड। ये सच्चाई तो हमें आज तक किसी ने बताई नहीं थी, और जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला रिस्क भी शायद ज्यादा होगा मिड कैप का, हो सकता है हमें ये भी गलत बताया गया हो। तो जब मैंने इसका डेटा देखा तो यहां पे देखो, एनुअल राइज वॉलेटिलिटी, रिस्क का क्या मतलब है शेयर बाजार में? वोलेटिलिटी, राइट? कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। सो निफ्टी 150 का वोलेटिलिटी रहा 18 और स्मॉल कैप का 20, मतलब स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल है। 15 रहा मिड कैप का, 17 रहा स्मॉल कैप का 3 साल में, 5 साल में भी मिड कैप का 16 रहा,
फिर 18 रहा हमारा स्मॉल कैप का। और ऐसे ही आप देख सकते हो तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर कभी भी स्मॉल कैप मिड कैप से कम वोलेटाइल रहा ही नहीं है। मतलब अगर हमारा 1% मिड कैप बढ़ता है तो स्मॉल कैप 1.1% अप्रोक्सीमेटली बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा 1% मिड कैप गिरता है तो 1.5% स्मॉल कैप गिरेगा। कई केसेस में तो ऐसा हुआ कि मिड कैप 1% बढ़ा, स्मॉल कैप सिर्फ 0.8%। ये तो धोखा है हमारे साथ, राइट? लेकिन ये सच है। यहां पे मैंने आपको पूरा डेटा दिखाया लास्ट 20 साल का, तो इसका मतलब हाई रिस्क मतलब हाई रिवॉर्ड नहीं होता। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होंगे जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या मैं ये कह रहा हूं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड बेटर है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से? नहीं। अगर आप प्योर रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इन लॉन्ग रन काफी बार स्मॉल कैप ने बीट करा है मिड कैप म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर आप यहां पे रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न्स देखोगे कि कितनी वोलेटिलिटी आप झेल रहे हो उस रिटर्न के लिए, तो काफी सुपीरियर ग्रोथ हमें मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में मिड कैप कैटेगरी बाकी सारी कैटेगरी से सुपीरियर है। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का ये था कि कोई म्यूचुअल फंड पूरी लाइफ के लिए चूज करना है, तो उसका आंसर है मेरे हिसाब से मिड कैप का म्यूचुअल फंड। लेकिन वो कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो हम पूरी लाइफ के लिए होल्ड कर सकते हैं और हमें ज्यादा दिक्कत भी ना हो? वो इजी आंसर है, वो ये है कि हम कोई भी मिड कैप म्यूचुअल फंड का ईटीएफ चूज कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। ईटीएफ चूज करने के फायदे ये हैं कि रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हैं। जो एक ग्रे एरिया रहता है म्यूचुअल फंड में कि यार मेरा पैसा तो बढ़ा, मार्केट तो बढ़ी, लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं दिखे, वो चीज ईटीएफ में खत्म हो जाती है क्योंकि लाइव डेटा होता है। तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। तो इस केस में ये सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। मैं आपको नहीं बताने वाला कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कोई भी ले सकते हो। अब यहां पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड हमने क्यों चूज करे? सबसे पहला रीजन, ईटीएफ चूज करने के पीछे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो देखो कितना ज्यादा है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लेवल पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट लोड यहां पे इतना ज्यादा लग भी नहीं रहा। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे ट्रैकिंग एरर, इतने ज्यादा कोई ट्रैकिंग एरर भी नहीं है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड चूज करोगे तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, मतलब जो रिटर्न्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दूसरा मेन इशू, यहां पे बोला गया था कि हमें बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म नहीं करना। जब मैंने इसके लिए काफी सारे म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि हर एक म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करा ही है। और जब वो अंडर परफॉर्म करता है तो बेंचमार्क से उसके रिटर्न्स कम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। तो इससे अच्छा ये है कि जब 90% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड कोई बीट नहीं कर पा रहे, तो हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही खरीद लेते हैं ना, ताकि हमें बार बार चेक करने की जरूरत ही ना हो। और अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा बन जाएगा, अगर इंडेक्स गिरेगा तो भाई देखा गया है ज्यादातर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड भी गिर जाते हैं। यकीन नहीं होता, अपना पोर्टफोलियो उठा करके देख लो, सारे के सारे इंडेक्स के आसपास ही आपको गिरे मिले होंगे, सारे के सारे इंडेक्स के आसपास ही आपका पैसा लूज कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी दो मेन क्वेश्चन बचे थे कि एक्स्ट्रा अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं उस एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, जो कि हमारे केस में मिड कैप का है। सेकंड क्वेश्चन, क्या एक्चुअली में स्मॉल कैप बेकार है? और इन दोनों का आंसर मैं आगे देता हूं। अब यहां पे हमें एक्स्ट्रा अल्फा निकालना है निफ्टी मिड कैप 150 से, तो वो कैसे निकल सकता है? जब जब हमारा इंडेक्स नीचे की साइड जाए, यहां पे हमें जो हमारा SIP अमाउंट है उसको 10% से बढ़ा देना है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई 1000 की SIP करता है तो उस केस के अंदर उसे 1100 की SIP करनी है। जब जब बाजार हमारा नीचे जा रहा है, इस केस के अंदर जो हमारी NAV कॉस्ट हो जाएगी, नेट एसेट वैल्यू, वो हमें ज्यादा मिलेगा। दूसरा सिनेरियो, जब जब अपने रेजिस्टेंट के पास मार्केट हो, जैसे इस वाले जोन पे या करंट जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप 150 दिख रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, यहां पे हमें जो SIP अमाउंट है उसको 10% से कम कर देना है। मतलब 1000 रुपए की SIP मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, 900 रुपए कर देना है। और ये जो 10% हमारा बचा, मतलब 100 रुपए, बहुत ही सस्ता बता रहा हूं, उसको हमें उठा करके किसी भी डेट फंड के अंदर डाल देना है। तो इस सिचुएशन में जो आपका कैश है वो सेव होता रहेगा और बाजार देखो हमेशा कंसोलिडेट करता है, मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। इस सिचुएशन में भी अगर बाजार ऊपर है, यहां पर ना डाल करके अगले महीने का वेट करें, तो उस सिचुएशन में हम ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। मतलब बाजार में 1000 ना डाल के 900 डालें और अगले महीने 1000 रुपए ना डाल करके 1100 रुपए डालें, तो सिर्फ इतना काम करके भी हम एक्चुअली जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है उससे एक्स्ट्रा अल्फा निकाल लेंगे। और ज्यादातर केसेस में अगर आप ये काम करोगे तो देखा गया है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को आप बीट कर दोगे।
अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स खराब हैं? क्योंकि आपने दिखाया कि जो डेटा है ये मिड कैप के फेवर में ज़्यादा है। नहीं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स खराब नहीं होते। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ दिक्कत ये है कि वो एक बार में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वो 30-40% के करेक्शन में रहते हैं और कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पे आपका टाइम सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करूं, तो उसके लिए मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 खोलना चाहूँगा। तो इसमें ईजी और सबसे आसान इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि जब भी बाजार हमें अगले 1 साल या 2 साल तक कंसोलिडेशन में दिखे, जैसे हमें इस वाले जोन के अंदर बाजार अभी दिख रहा है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर हम इस जगह पे अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो चांसेस हाई है कि जब ये रिकवर करेगा तो हम मैक्सिमम गेन्स बनाएंगे, और अगर मार्केट के अंदर हमें मैक्सिमम गेन्स मिल गया तो हमें प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि बाजार में स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरता है और कंसोलिडेट भी सबसे ज़्यादा करता है। इसी वजह से इतना ज़्यादा रिस्क लेने के बाद भी हम इतना ज़्यादा अल्फा नहीं निकाल पाते। मिड कैप में आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करके अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप में हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक और री इन्वेस्ट करना होता है बाजार में जब भी बाजार नीचे गिरे। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि हम एक्स्ट्रा अल्फा निकाल पाएंगे। क्या ये कोई गारंटी प्लान है कि भाई ऐसा ही मार्केट चलेगा? नहीं, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है ये फ्यूचर की परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करती। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए मिड कैप अच्छा करे और कुछ टाइम के लिए स्मॉल कैप अच्छा करे, लेकिन 20 साल का डेटा हमें ये बताता है कि मिड कैप ने लास्ट 20 साल में स्मॉल कैप के आसपास की ही ग्रोथ दिखाई है और रिस्क भी कम लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, नया कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा बैक एनालिसिस थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हर म्यूचुअल फंड का एक अपने आप में वैल्यू होती है। स्मॉल कैप ग्रोथ के लिए आता है, मिड कैप ग्रोथ प्लस कम वॉलेटिलिटी के लिए आता है, और लार्ज कैप सेफ्टी के लिए आता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो डिजाइन करो, कभी भी एक म्यूचुअल फंड की साइड मत जाओ। सो अगर मुझे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चूज करना होता तो वो मिड कैप होता, और उसके पीछे का डेटा मैंने आपको बता दिया है।